नमस्कार, मैं हूं सदफ जमीर और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस। इस वक्त E20 पेट्रोल पूरे देश में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सोशल मीडिया हो, टीवी डिबेट हो या राजनीति, हर जगह इसी पर बात हो रही है। सरकार इसे देश के लिए जरूरी और भविष्य का बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ कई लोग ये कह रहे हैं कि E20 की वजह से उनकी गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर काफी असर पड़ा है। विपक्ष भी सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। ऐसे में E20 अब सिर्फ पेट्रोल का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा विवाद भी बन चुका है। तो सबसे पहले पूरे मामले को आसान भाषा में समझाते हैं कि E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। सरकार का कहना है कि इससे विदेशों से ऑयल खरीदने पर खर्चा कम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा, पॉल्यूशन कम होगा और धीरे धीरे देश की पेट्रोल पर निर्भरता भी घटेगी। लेकिन विवाद तब ज्यादा शुरू हुआ जब कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि E20 पेट्रोल भरवाने से उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि पुरानी गाड़ियों के रबर पार्ट्स और फ्यूल सिस्टम पर भी काफी गहरा असर पड़ा, जिससे मेंटेनेंस पर भी खर्चा बढ़ गया है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बड़ी सरकारी या साइंटिफिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो इन दावों की पुष्टि करती हो। इसके बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप ने एक वीडियो में दावा किया कि टोयोटा की गाड़ी में E20 की वजह से उनकी गाड़ी खराब हो गई। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन कंपनी ने इस दावे को गलत बताया और उस पर FIR दर्ज करा दी गई। बाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जांच में पता लगाया गया कि गाड़ी E20 की वजह से नहीं, बल्कि पेट्रोल में पानी होने की वजह से खराब हुई थी। इसी बीच सियासत भी गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल ने सरकार से सवाल पूछा कि अगर E20 की वजह से किसी भी गाड़ी की गड़बड़ी सामने आती है या खराब होता है, उसको नुकसान होता है, तो उसका भुगतान आखिर कौन भरेगा। सिर्फ विपक्षी नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स ने भी इस पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को अपनी इथेनॉल पॉलिसी पर दोबारा सोचने की जरूरत है। उनका कहना है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए करीब 3000 लीटर पानी लगता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इतना पानी खर्च करना सही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार का मकसद फ्यूल बचाना है तो सिर्फ E20 पर जोर देने की बजाय अच्छी सड़कें बनाना, ट्रैफिक को कम करवाना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EVs को बढ़ावा देना ज़्यादा असरदार हो सकता है। इन तरीकों से भी काफ़ी फ्यूल बचाया जा सकता है। इसके बाद नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि E20 पॉलिसी से उन्हें कोई निजी फायदा नहीं है। उन पर सारे आरोप जो लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास कोई पक्का सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि E20 की वजह से इंजन खराब हुआ है। हालांकि उन्होंने माना है कि E20 से माइलेज थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल से कम होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुरानी गाड़ियों के रबर पार्ट्स पर असर पड़ता है तो व्हीकल कंपनीज उन्हें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बदलेंगी। यानी एक तरफ सरकार E20 को देश के लिए जरूरी बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष गाड़ियों में होने वाले नुकसान का मुद्दा उठा रहा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इस पॉलिसी के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और पानी की खपत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या E20 को लेकर जो विवाद सामने आ रहा है वो सिर्फ एक टेक्निकल इश्यू है या फिर अब इसमें पॉलिटिक्स भी पूरी तरह से शामिल हो चुकी है। बस इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नवलकांत सिन्हा जी और सीनियर जर्नलिस्ट विजय दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी। आप सभी का हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सवाल है, क्या भारत जैसे देश में जहां ऑलरेडी पानी की इतनी स्कैरसिटी है, इतनी पानी की किल्लत है, वहां इथेनॉल प्रोडक्शन का बढ़ाना कितना सही फैसला है आपके हिसाब से, नवल सर? देखिए, मैं तो ये अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ये जो 20% मिलाया जा रहा है वो फायदेमंद है कि नुकसानदेह है इथेनॉल गाड़ियों के लिए। 10% देश की जो 90% गाड़ियां हैं वो 10% इथेनॉल तो झेल सकती हैं, लेकिन जो मैंने जितना पढ़ा सुना, विशेषज्ञों को सुना, विजय जी से चर्चा होती है, संतोष जी इस फील्ड के एक्सपर्ट ही हैं, तो जितना सुना समझा मुझको लगता है कि 90% गाड़ियां तो उसके लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इथेनॉल कोरोसिव होता है और बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं गाड़ियों के जो कि उनसे जल्दी खराब हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इथेनॉल जो है, जो खबरें आ रही हैं, काफ़ी इथेनॉल तो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो जब आप इंपोर्ट ही कर रहे हैं तो फिर इसका पर्पस क्या हुआ, उससे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि इनमें जिन फसलों की बात हो रही है, मक्का और गन्ना, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ये दोनों फसलें जो हैं, इन फसलों में पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है। यानी इनको
जो सिंचाई होती है उसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में एक पानी का बहुत बड़ा खर्चा इसमें हो रहा है। दूसरी बात, जो दलहन और तिलहन की खेती किसान करते हैं, जब उनको ऐसी जहाँ पे तुरंत मुनाफा मिल रहा हो तो वो इन फसलों की ओर आकर्षित होंगे, तो दलहन तिलहन का भी देश को समस्या हो सकती है। इसके अलावा ये भी विशेषज्ञ बताते हैं कि एथेनॉल को बनाने के लिए, उसको इस्तेमाल करने, गाड़ियों में इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए पानी का बहुत खर्चा है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए सैकड़ों लीटर या कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हजारों लीटर उसमें लग जाता है पानी। तो जाहिर सी बात है कि इस देश में पानी का संकट वैसे ही है, और ये जो हम पेट्रोल है, ये एथेनॉल जो मिलाया जा रहा है, ये एक बड़ी नुकसान की वजह बन सकता है। और दूसरी बात ये कि हम ये भी मान लें कि अभी तक मैं भी एक भी नुकसान की बात नहीं की है कि मिलाने से गाड़ियों को क्या नुकसान, इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। फिर ये मान लीजिए कि अगर ये ठीक भी है, तो जो हमारा कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं, जो आम लोग हैं, हमको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? हमको तो किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आखिर ये एथेनॉल जो मिलाया जा रहा है, और इससे फ़ायदा आखिर किसको होगा, किस व्यक्ति को फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और सरकार ने क्या इसकी मुकम्मल पहले से तैयारी कर ली थी? क्या इसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी बन चुकी थी? जितनी भी बार पूछा जाता है तो उसके गोल गोल जवाब मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होना चाहिए, और उससे जो परेशानियां होनी, जो लोगों की आम समस्याएं सबके सामने सोशल मीडिया पे है, तमाम एक्सपर्ट बोल चुके हैं। तो मुझको लगता है कि ये एक अगर इथेनॉल सही भी है तो उसको इतनी जल्दी लागू कर देना मेरे लिए मेरे लिहाज से बड़ी परेशानी का सबब है, और ये सरकार के लिए बहुत अच्छा मैसेज जा नहीं रहा है। जी विजय जी, एक बात ये बताइए कि गडकरी जी ने भी अब ये मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि E20 से माइलेज थोड़ी कम हो रही है, तो क्या इसका असर आम लोगों की जेब पर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए बात तो बहुत स्पष्ट है कि अगर माइलेज पे फर्क पड़ रहा है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने मान लिया है, ये सारा कुछ इजाद किसने किया? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई एथेनॉल ब्रांडिंग की बात किसने शुरुआत की? ये कोई पेट्रोलियम जो कंपनीज हैं उन्होंने तो शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो गाड़ियों में आप जो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलाइए। एथेनॉल और एथेनॉल के यूज की जो बात है वो हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय माननीय नितिन गडकरी जी की देन है। उन्होंने शुरुआत की इस बात को कहना। आखिर क्यों किया भाई आपने? क्या कारण था? कुछ तो कारण होगा। अरे भाई आप एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक मिनिस्ट्री के कोई एक ना आम सामान्य कम्यूटर नहीं है, तो आपने एक जिम्मेदारी के साथ में एक सड़क परिवहन मंत्री, जो पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा है स्टेट का, जो कि हमारे यहाँ का एक बहुत कमर्शियल स्टेट माना जाता है महाराष्ट्र, उन्होंने उस वक्त भी अपना सड़क के निर्माण में बहुत सारे क्लेम किए थे। लेकिन मैं निश्चित तौर पर मानता हूं एक गंभीर व्यक्ति है। मेरे कमेंट में ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने ऐसा, लेकिन जो आज सिनेरियो है, हमें उस सिनेरियो को समझना चाहिए। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट करूंगी, लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सहमत हूँ। लेकर आए थे, हाँ, वो उनका जो बाहर से हमें पेट्रोल जो है, कच्चा तेल जो है, वो कम खरीदना पड़ेगा, उनका ये नियत थी। उनके कोई पर्सनल जाती फायदा नहीं था। उन्होंने अभी एक कॉन्फ्रेंस में बताया है। नहीं सदस्य, आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वो उनका व्यक्तिगत नहीं मामला था, वो पॉलिसी मैटर है। लेकिन अगर आप पॉलिसी मैटर डिसाइड कर रहे हैं बीइंग ए कैबिनेट मिनिस्टर, तो आपको ये समझना होगा कि आपने जो पॉलिसी दी है उसके इंप्लीकेशंस क्या हैं। और अगर आप ये कहते साहब कि गन्ने का बाई प्रोडक्ट एक है हमारे पास में, और हमारे गन्ने की जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, इससे उनको लाभ होगा, जो फैक्ट्रियों के पास एक्सेस निकल रहा है एथेनॉल, उसका हम यहां यूज कर सकते हैं, दैट्स वेलकम, देयर इज नो इशू। बट देयर इज ए इशू। वो इशू समझना होगा आखिरकार कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो ले रहे हैं, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, हमारे पास एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इशू है कि हम अपने पेट्रोल को सस्ता कर सकें। और जो अभी खासतौर पे जो क्राइसिस, खासतौर पे ईरान अमेरिका के
वॉर की सिचुएशन में क्रिएट हुई है, उसमें इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। मैं इस बात को कहने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि जब ये वॉर की सिचुएशन हुई और आपके वेसल्स आपके यहां नहीं पहुंच पा रहे थे, आपके रिक्वायरमेंट बहुत अधिक थे, तो आपने कहा कि साहब एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो ठीक है, मैंने माना कि 140 करोड़ लोगों के रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हमने उसमें एथेनॉल की पॉलिसी को इंडक्ट किया और क्राइसिस की पीरियड में इकोनॉमिकल जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास जो आर्थिक परेशानियां थी, उसको हल करने की एक रास्ता था। लेकिन जो इंटरनेशनल रिप्यूटेड ब्रांड्स हैं, टोयोटा है, अमेरिकन ब्रांड्स हैं, क्या उन्होंने इस बात को कहा है कि साहब हमारी गाड़ी जो टेक्नोलॉजी आप इंपोर्ट कर लेते हैं दूसरे देशों से, ज्यादातर कंपनियां भारतीय कंपनियां नहीं है उसमें, और उनकी टेक्नोलॉजी अगर है भी, जैसे टाटा है, तो टाटा ने ब्रिटिश कंपनी, एक बड़ी कंपनी को अपने साथ उसको खरीद लिया, उसको एक्वायर किया और एक नया और उस टेक्नोलॉजी को उठा करके सेकेंडरी ब्रांड प्रोड्यूस कर दिया इंडियन मार्केट में। तो वो इंटरनेशनल मार्केट का एक बड़ा प्लेयर बन गया टाटा। तो उसने एक ब्रिटिश कंपनी को अपने उसके टेक्नोलॉजी के साथ में पूरी तरह से उसको एक्वायर कर लिया, और एक्वायर करने के बाद में वो इंटरनेशनल लेवल पर आज उस ब्रिटिश कंपनी को इस्तेमाल कर रहा है टाटा। तो इट इज ऑल्सो ए इंटरनेशनल प्लेयर। चलिए वो बात मैं छोड़ता हूं उसको, हम आपकी बात पे आते हैं। आपने ये कहा साहब कि जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारे को जो है फायदा होगा, ठीक है, आपने पॉलिसी के रूप में उसको इंडक्ट किया। लेकिन अगर आज की डेट में हमारे जो यूजर्स हैं, खासतौर पर भारतीय यूजर्स जो है, उपयोगी जो वाहन का उपयोग कर रहे हैं और पेट्रोल खरीद रहे हैं, अगर उनकी गाड़ी में एक कंप्लेंट आ रही है, भले ही वो एक यूट्यूबर ने बात उठाई है, अगर उसको ये लगता है, तो आपको क्लैरिफिकेशन बीइंग ए गवर्नमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं और आप एक पॉलिसी के तहत ब्लेंडिंग कर रहे हैं, इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल में, आपने उसको अलाउ किया है। तो आपको तो ये बताना होगा ना भाई, यूट्यूबर बने चाहे कोई भी यूज करने वाला बने, अगर वो भारतीय है और भारत की सरकार ने उस चीज को अलाउ किया है, तो ये भारत की सरकार की डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये बताए कि आखिरकार आपके बेचे हुए, आपकी सरकारी कंपनियों के दिए हुए पेट्रोल से, या प्राइवेट कंपनी भी दे रही है, तो बीइंग ए पॉलिसी मेकर आपको रिप्लाई ये देना होगा कि आपकी गाड़ी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे कारण से नहीं आ रही है। अगर आप जिस पॉलिसी को कह रहे हैं कि वो फ्रेमवर्क पूरी तरह से पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं वो उसको अलाउ कर रही हैं, लेकिन जो अभी कुछ पेट्रोलियम कंपनियां जो सामने आई इस मुद्दे पे, उन्होंने ये कहा कि साहब एक तो वैसे एकमात्र कंपनी आई सरकार के कहने पे, और उन्होंने भी ये क्लियरली नहीं कहा साहब कि वो एथेनॉल के कारण से गाड़ी में आपके प्रॉब्लम आई है। कारण कि जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि साहब गाड़ी तो हमने बनाई थी आपके पेट्रोल के लिए 100%, उसमें एथेनॉल के हिसाब से तो कोई हमने प्लानिंग की थी नहीं आपके वाहन में। तो आप जब एथेनॉल दे रहे हैं 20% का उसमें, तो वो गाड़ी के अगर किसी पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो आपकी पॉलिसी जो है वो जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्यों नहीं अप्रूव करते हैं पूरी तरह से। 100% जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आखिरकार उनकी गाड़ी जो है एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के लिए बनी है, या उसमें उन्हें और फर्दर कोई रिसर्च और चेंजेस करने होंगे। तो ये एक बड़ा इशू है और बहुत गंभीर इशू है। एक केवल ये नहीं कहा जा सकता कि साहब एक यूट्यूबर ने ये बात उठाई थी, चाहे वो कोई भी हो, तो आप उसकी जिम्मेदारी से बचेंगे। आप सरकार को अपना एंड क्लियर करना चाहिए या क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो संतोष जी, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जैसे सर ने भी बताया कि सरकार को उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए थी, तो मैं यही सवाल आपसे करूंगी, क्या सरकार को E20 लागू करने से पहले आम लोगों को उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए थी? क्या जो अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं इसमें आप सरकार की कोई कमी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, और आदरणीय दुबे जी हैं हमारे, आदरणीय सर सिन्हा सर हैं, जिस लाइन पर आपने बात रखी है मैं भी उसी लाइन को ही फॉलो करता हूं। असल में समस्या एथेनॉल से नहीं है, समस्या उस विधि से, उस मेथोडोलॉजी से है जो बड़ी अलोकतांत्रिक है अपने स्वभाव में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आप किसी भी बात को सोच लेते हैं और मन में डिसाइड कर लेते हैं और थोप देते हैं।
ये बात बिल्कुल सही नहीं है और जल्दबाजी में लिया गया जो निर्णय है वो और भी चिंतित करता है, परेशान करता है। ये कोई 1-2 व्यक्ति का मसला नहीं है, करोड़ों लोगों का मसला है और भारत में बहुत बड़ी तादाद है ऐसे वाहन स्वामियों की जिन्होंने बहुत मुश्किल से गाड़ियां ली हैं, अपना ख्वाब पूरा किया है। गाड़ी हमारे देश में कम से कम आवागमन का साधन तो नहीं है खाली, वो एक मसला है, एक ख्वाब भी है। और आप देख सकते हैं कि जब से उदारीकरण हुआ है तो गाड़ी एक तरह से प्रतीक बन गई है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का, हमारे सामाजिक और हमारी जो आर्थिक समृद्धि है उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। ऐसे में अगर सरकार अचानक डिसीजन लेकर थोप देती है और लोग मजबूर हैं, बाध्य हैं सरकार के निर्णय को मानने के लिए, तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। उस एक प्रश्न चिन्ह है, पूरी की पूरी जो विधि अपनाई गई है, पूरी जो मेथोडोलॉजी है, उस पर सवाल खड़े करता है। ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे अडॉप्ट की जाती है। हम चर्चा में लाते हैं, आम फोरम में लाते हैं, हमारे मीडिया के मित्र हैं वो सब डिस्कशन करते हैं, विशेषज्ञ अपनी बात रखते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो कहाँ तक इससे मुतमईन हैं, वो कहाँ किस लेवल तक ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं, और फिर उपभोक्ता हैं। देखिए हमें 3 दशक हो गए हैं उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाए हुए, और हम मान सकते हैं कि हमारी लाइन भी उदारीकरण की है और पश्चिमी देशों की जैसी है, लेकिन क्या हमने वो उपभोक्ता का जो मसला है, उपभोक्तावाद, वो स्वीकार किया है? क्या उपभोक्ताओं के प्रति हम न्याय कर रहे हैं, हमारी सरकार न्याय कर रही है? निश्चित रूप से ये नहीं कर पा रही है। एक पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता के पास सारे विकल्प मौजूद हों कि वो चाहे तो 20% ले, चाहे तो 15% ले या 0% ले जिसमें कोई भी एथेनॉल नहीं है, तब तो हम इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानते हैं। हम मानते हैं कि उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा गया है, लेकिन इसको एक नीति के रूप में स्वीकारना और आपस में ही डिसाइड कर लेना और एक थोप देना, वैसे ही जैसे आधी रात में लाखों उपभोक्ताओं के पास मैसेज पहुंचता है कि आपका जो मीटर है, जो बिजली का उपभोग कर रहे हैं, उसको बढ़ा दिया गया है, उसमें वृद्धि कर दी गई है, जो क्षमता है उसकी वृद्धि कर दी गई है। ये सारी बातें एक तरफ इशारा करती हैं कि प्रक्रिया दोषपूर्ण है। कम से कम इतने बड़े लोकतंत्र में तो शोभा नहीं देती है। खाली ये भावना का विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये तकनीकी विषय भी है। लेकिन संतोष जी, मैं यहाँ पे रुकूंगी कि लेकिन सरकार का ये भी तो कहना है कि हम न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उससे अल्टीमेटली जनता और पूरे देश का ही फायदा होगा। तो ये चीज थोपनी कैसे हुई? क्या ये माना जा सकती है कि उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए पहले से कि पॉलिसी अगर हो रही है तो उसके क्या फायदे होंगे, ये चीज कराना चाहिए इंट्रोड्यूस सरकार को? सदब जी, एक फ्रांसीसी दार्शनिक हुए हैं रूसो, वो कहते हैं मनुष्य को आजाद होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। और जो दुनिया भर में बहुत सारे तनाशाह हुए हैं और वो इसी सिद्धांत को लेकर चलते हैं कि वही सही है, यानी कि वो जो कुछ कर रहे हैं वही सही है। सरकारें जब इस तरह से काम करती हैं तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो सकता है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जब तक लोकतंत्र हैं, कम से कम हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लोकतांत्रिक जो भावना है वो अपेक्षा करती है कि सरकार जो है वो जनता की स्वामिनी नहीं है, वो जनता की सेविका है, वो जनता के लिए है, जनता सरकार के लिए नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बड़ी जो चिंता रही है वो रही है सरकार और जनमानस के संवाद की। हमने बहुत महसूस किया है, हमने नॉर्वे में भी देखा, हम जानते हैं कि 157 नंबर में आकर हम कहाँ मौजूद हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन नहीं है सरकार और जनता के बीच, और सरकार जिस तरीके से एक तरफा अपना डिसीजन लेके लोगों पे थोप देना, ये उचित नहीं है। और जैसे पहले बहुत सारे देशों में एथेनॉल को मिश्रित किया गया, ब्राजील का ही उदाहरण ले, हमारे जैसा ही वो देश है, बहुत लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, हमसे बड़ा देश है, दुनिया में आधी से ज्यादा कॉफी ब्राजील में होती है, वनस्पति से परिपूर्ण है, वो भी एथेनॉल मिला रहे हैं। लेकिन हड़बड़ी में इस तरह के डिसीजन नुकसानदेह हो सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने बहुत सारे दिनों तक किश्त भरी है, बहुत सारा पैसा अपना लगाया है गाड़ी में, अब वो चिंतित है। आप समझिए, आज ही मैं सुबह जब आया काम करने कानपुर से लखनऊ, तो रास्ते में जो मेरे मित्र बैठे हुए थे इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे कि यार हमने बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां ली, अब पता नहीं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हम चिंतित हैं, हम मरीज हैं। अगर अफवाह भी उड़ रही है, बहुत हम हो सकता है ये तकनीकी विशेषज्ञ अपनी सलाह न दे रहे हो, कई सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि एथेनॉल का सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो आम उपभोक्ता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको संतुष्ट कैसे किया जाए। ये संवाद होता है, वाद प्रतिवाद होता है। हीगल दार्शनिक हुए हैं, वो भी जो बड़े कड़क विचारों वाले हैं, वो भी कहते हैं कि वाद प्रतिवाद से जो उत्पाद होता है वो महत्वपूर्ण है। तो तर्क वितर्क हो, बहुत सारी बातें हो, हड़बड़ी में किसी डिसीजन को इस तरह से एग्जीक्यूट करना ये लोकतांत्रिक है और उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उसके निश्चित तौर पे खिलाफ है। सदब जी।
जी। नवल जी, ये बताइए कि सरकार कह रही है कि E20 से प्रदूषण कम होगा, लेकिन क्या सच में इसके फ़ायदे इतने बड़े हैं कि जहाँ सरकार ये कह रही है कि E20 से प्रदूषण कम होगा, लेकिन आम लोगों की जेब पर जितना असर पड़ रहा है, उनकी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, उनके माइलेज कम हो रहे हैं, तो क्या इसको नज़रअंदाज कर रही है सरकार? उनके हिसाब से प्रदूषण कम होना एक बड़ा वो है और आम इंसान की जो जेब पे खर्चा पड़ रहा है, उसको नज़रअंदाज कर देगी सीधा-सीधा? देखिए सदैव अगर प्रदूषण खत्म करना है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सरकार को बढ़ाना चाहिए था। अगर प्रदूषण खत्म करना है तो सीएनजी गाड़ियों को बढ़ाया जाना चाहिए था। और सीएनजी जितनी महंगी कर दी गई है, उसके जो पुराने दाम हुआ करते थे उसी तरह रखे जाने की जरूरत थी। तो वो सब सरकार की प्राथमिकता तो वो होनी चाहिए। और प्लस 20% मिला के मुझको लगता नहीं कि बहुत बड़ा प्रदूषण में फेरबदल हो जाएगा। अब मैं तो जो डॉक्टर संतोष कुमार जिक्र कर रहे थे, उन्होंने रूसो का जिक्र किया। रूसो की ने एक बात और कही थी कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, यानी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही जिस देश में पैदा हुआ है वहाँ के सब कानून उसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। वो उसका कोई माता हो जाता है, उसके प्रति जिम्मेदारी, कोई पिता हो जाता है, कोई चाचा हो जाता है, कोई पापा हो जाता है, कोई पड़ोसी हो जाता है। तो एक आदमी की जब इतनी जिम्मेदारी होती है तो एक सरकार चलाने वाले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और लोकतंत्र में तो ये जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है, क्योंकि अंततः फैसला तो जनता ही करती, जनता के वोट ही तय करते हैं कि कौन शासन करेगा और कौन नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि सत्तानशीनों को, सत्ताधीशों को ये जरूर देखना चाहिए कि जो सरकार है वो जो नीतियां लागू कर रही है, क्या उसको पूरी तरह से परख लिया गया है, क्या उनको ढंग से इस पे रिसर्च हो चुका है, लोगों की बातें आ चुकी हैं, क्या जनता उससे संतुष्ट है कि नहीं है। इन सब बातों पे सरकार को काम करना चाहिए था। और आप जाएंगी, शहर में निकलेंगी तो कोई भी व्यक्ति, मुझको तो प्रसन्न नजर नहीं आता कि वो एथेनॉल के इस्तेमाल से बहुत खुश हो रहा हो या कह रहा हो कि नहीं हमारी गाड़ी और बढ़िया हो गई, हमारी गाड़ी कम प्रदूषण दे रही है। सबके सामने संकट ये है। और विजय भाई ने एक बात कही थी कि गडकरी जी की सवाल नहीं, नीतियों सवाल नहीं, लेकिन हम पत्रकार लोग तो उसी तरह से सोचते हैं जो समाज में दिख रहा है। तो मैं तो वो उन पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और पब्लिक के मन में धारणा बन चुकी है कि गडकरी जी के बच्चों के, उनके दो बेटे हैं, उनकी जो कंपनियां हैं उसमें एथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है। और गडकरी जी ने खुद एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में एक्सेप्ट किया कि इस्तेमाल तो वो मतलब बिजनेस तो हो रहा है उनकी कंपनियों में, लेकिन वो 0.07% है, यानी नहीं के बराबर है। यार या इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दो 50 से 100 करोड़ रुपए का मामला है। तो जाहिर सी बात है कि 50-100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो कंपनियां तो कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? क्या गडकरी जी हैं? उनको तो तमाम जगह जो हुए हैं, नए बने हुए, किसी की वॉल गिर जा रही है, कहीं पे गड्ढे हो जा रहे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट हो जा रहा है, उसका उनको ध्यान नहीं है। उनका संज्ञान केवल एथेनॉल पे है और एथेनॉल को साबित करने के लिए वो लगे हुए हैं। तो क्या उनके बच्चे जो पैसा 50-100 करोड़ पे कराए, क्या वो दान करने जा रहे हैं जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं? क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं और सबसे नैतिक जिम्मेदारी तो उन्हीं की होती है। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक संतुष्ट नहीं है, लोगों में संतोष नहीं है। और हमारा ये फर्ज है कि ये जो बात है, हम हैं चाहे विजय जी हैं, हम लोग का ये फर्ज है कि इन बातों को लोगों के सामने रखें। और जिस तरह से विजय जी ने बताया, संतोष जी ने भी बताया, ये साफ नजर आ रहा है कि ये जो इथेनॉल लागू किया गया, अगर वो सही भी है तो वो बहुत हड़बड़ी में, बहुत तेजी से लागू किया गया। और ये मैसेज जाना कि किसी एक मिनिस्टर के बच्चों को इस्टेब्लिश करने के लिए किया जा रहा है। आज वो बिजनेस नहीं कर पा रहे, उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे एथेनॉल का, वो अमेरिका से आयात हो रहा है, लेकिन भविष्य में तो कर सकते हैं। अगर वो 0.07% कर रहे हैं तो वो 20% भी कर सकते हैं। तो ये तो मुझको तो लगता है कि अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो गडकरी जी को आगे आके कहना चाहिए कि मैं शपथ लेता हूं कि मेरे बच्चे जितना % बिजनेस कर रहे थे वो भी बंद कर देंगे। ये देश हित के लिए एक मामला है और एथेनॉल का इस्तेमाल होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव तरीके से उनको आना चाहिए लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में जो शंका है उसका समाधान करना चाहिए। सदा
जी। दुबे जी, ये बताइए कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार सच में फ्यूल्स को बचाना चाहती है, मतलब E20 के फ़ायदे बताना चाहती है, तो उसको, मेरा मतलब है कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार फ्यूल बचाना चाहती है तो अच्छी सड़कें पे काम करे, कम ट्रैफिक हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा बढ़ाए। क्या E20 से ये बेहतर डिसीजन होगा इन सब चीज़ों पे काम करना कि E20 लाना? मतलब क्या बेहतर होगा दोनों? नहीं नहीं, ठीक है सर। नहीं देखो, ऐसा है कि ये तो एक पॉलिसी का मैटर है, एक पॉलिसी का पॉलिटिक्स डिसीजन का इशू है। और एक बड़ी बात ये है कि जो देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, ज्यादा बेटर होंगी जी। नहीं ठीक है आपकी बात। देखिए जो पॉलिसी का मैटर है वो सरकार डिसाइड करती है, वो कैबिनेट डिसाइड करती है। सरकार ये तय करती है कि हमारे यहाँ, या संसद में कहूं या डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हाउसेज हैं वो तय करते हैं, वो लॉ मेकर्स है। तो लॉ मेकर्स को ये तय करना होगा, वहां एक बहुमत के साथ में ये पॉलिसी बननी चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, देखिए स्क्रैप पॉलिसी कैसे आती है। चलिए आपने जो बात कही, मैं दोनों का कंपैरिजन के बजाय एक तीसरी बात कह रहा हूं। स्क्रैप पॉलिसी एक 15 से 20 साल के लिए कोई भी गाड़ी जो है वो अलाउ की जाती है, और उसके बाद एक स्क्रैप पॉलिसी होती है जिसके तहत हम उन गाड़ियों को अलाउ नहीं करते कि वो हमारी सड़क पर चलेगी। क्यों स्क्रैप पॉलिसी की क्या जरूरत पड़ती है? आखिरकार आप एक समय सीमा के बाद में जो गाड़ियां प्रदूषण ज्यादा करती हैं आप उनको हटा देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, उनका रोड परमिट जारी नहीं करते हैं। ये नीतिगत निर्णय है। तो जब आप किसी चेंज कर रहे हैं, कोई पेट्रोल के साथ में इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं और इथेनॉल चाह रहे हैं कि गाड़ियों में मिक्स करिए, तो आपको बहुत सारी चीजों पर निर्णय करना होगा। और देखिए ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये वर्ल्ड वाइड है। और दुनिया भर के देश जो हैं, खासतौर पे जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, मैं उन कंट्रीज की बात कर रहा हूं जो कि पेट्रोल निकालती हैं और दुनिया भर को सप्लाई करती हैं, वो ये तय करती हैं कि हम जो पेट्रोल आपको रॉ में दे रहे हैं, आप उसको ले जा करके, चाहे हम रशिया से खरीदे, चाहे हम ईरान से खरीदे, इराक से खरीदे, या जिस भी देश से हम परचेज करते हैं, हम उसको ला करके पहले अपने कंपनियों को देते हैं। वो उसको पेट्रोलियम को और डीजल को और केरोसिन को, बहुत सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, उनको मार्ग और अलग अलग उपभोक्ताओं को देती हैं, केवल पेट्रोल ही नहीं देती हैं उसमें से। और पेट्रोल में आपने अगर एक पॉलिसी बनाई है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की खासतौर पर जो आप बात कर रही हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया सेगमेंट है और एक बहुत ही बदलाव है, इसमें बहुत तेज बदलाव हो रहे हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल सेगमेंट भी एक है। इलेक्ट्रिक के अलावा जो अब गाड़ियां विदाउट ड्राइवर के ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो कंप्यूटर के और इंटरनेट के थ्रू जो है चीजों को मूव कर रही हैं। उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, एक अमेरिकन आपके ट्रम्प साहब के दोस्त का, जो कि अब खासतौर पे गाड़ियां महंगी दे रहे हैं पूरे दुनिया में, लेकिन वो कह रहे हैं साहब गाड़ी आपको चलाने नहीं पड़ेगी, इसको जो है हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देंगे, जो गाड़ी बैठ जाइए, वो ड्राइवर ऑटोमेटेड होगा, वो चलाएगा उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल को जो वो यूज कर रहे हैं आप। या जब टाटा भी अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या सीएनजी व्हीकल्स को लेकर आ रहा है, तो एक सेगमेंट है इस पॉलिसी का, तो ये बहुत लंबा लाइफ नहीं है। और एक और बड़ी बात, आप ये मान के चलते हैं कि हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, क्या वो अनलिमिटेड है? क्या वो हमेशा उपलब्ध रहेगा? क्या वो हमेशा के लिए रहेगा? नहीं। आप अभी जो है नवल भाई कह रहे थे साहब 100 करोड़ 50 करोड़ और गडकरी साहब के बच्चों की जो है कंपनियां हैं। अरे भाई 150 करोड़ का चक्कर तो है ही नहीं ना। वो तो ये है कि आप जो है पूरी जो एक इंडस्ट्री है उसमें एक नया चीज इजाद करके और उसको आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दान कर दें चाहे कुछ भी करें, लेकिन भला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंडियन कंज्यूमर पे खासतौर पर जहां हम ये बातें कर रहे हैं, भारत के इस बहुत बड़े उपभोक्ता के बाजार में, वो इसमें इसका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत रेयर है, निग्लिजिबल अगर मैं कह दूं तो आप उसको भूल जाइएगा। निग्लिजिबल है सर। आप जो है वो जो है रिलायंस की जो है टर्नओवर जो है देख लीजिए, इसमें 50-100 करोड़ का कोई इश्यू नहीं है। मैं मुझे भाई ये नहीं कह रहा था कि मैं ये कह रहा हूं मैसेज देने की बात है। 50 बहुत जरूरी है। एक नहीं तो
40 करोड़ तो देश की आबादी है, 1-1 रुपए भी नहीं बन रहा है वो। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, एक मैसेज देने की बात होती है कि भाई अगर आके तो आपको कम से कम लोगों को संतुष्ट तो करना चाहिए। भूटान जैसा छोटा सा देश मना कर दे रहा है, तो एक आम नवल कांसरा का ना मानिए, विजय दुबे का ना मानिए, संतोष कुमार को ना मानिए कि ये कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी एवरेज कम दे रही है। हो सकता है हम अज्ञानी हो, हमारी गाड़ी पुरानी हो कि नहीं एवरेज दे रही है। भूटान जैसा छोटा सा देश मना कर रहा है, तो लोगों के मन में शंकाएं तो है, और शंकाओं का निदान करने के बजाय आप जो बिहेव कर रहे हैं वो लग रहा है कि जैसे कि वो तानाशाही जैसा बिहेव है। और लेकिन नवल जी कंपनियां तो बोल रही हैं कि नवल जी मैं रोकूंगी, लेकिन कंपनियां जैसे टोयोटा जैसी कंपनी बोल रही है कि हमारी गाड़ी जो है वो इथेनॉल E20 के लिए बिल्कुल सेफ है, कोई भी ऐसी गड़बड़ी अभी तक सामने नहीं आई है। तो फिर कहाँ से एक तरह की चेतावनी हुई आम लोगों के लिए सर? नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो उनकी गाड़ी फिर इस्तेमाल की जानी चाहिए, और वो चूंकि कोर्ट करके कह रहे हैं तो गाड़ी, क्योंकि अभी एक यूट्यूबर ने क्लेम किया कि उनकी गाड़ी, नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं। मैंने जो शुरुआत बात कही कि अभी केवल 10% ऐसी गाड़ियां हैं जो E20 को झेल सकती हैं, लेकिन उनमें भी कंप्लेंट एवरेज को तो आ ही रही है, लेकिन वो E20 के हिसाब से बनी हुई उनके इंजन है। लेकिन 90% गाड़ियों के इंजन पुराने हैं, और उसमें प्रॉब्लम होगी तो एक्सपर्ट भी मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये नीति, जैसे विजय भाई बहुत ढंग से समझा रहे थे चीजों को, कि सरकार फैसला लेती है तो एक नीति बनाती है, एक सिस्टम बनाती है, एक तरीका बनाती है, और उसको कैसे अडॉप्ट करना है, कितने समय में अडॉप्ट करना है। जैसे अभी ईवी की बात कर रहे हैं, ईवी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रदूषण है, क्योंकि ईवी की गाड़ियों से धुआं नहीं निकलता है, लेकिन ईवी की गाड़ियों की जो बैटरी है, जब वो 7-8 साल 10 साल बाद जब पुरानी होने लगेगी और उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा प्रदूषण का कारक बनेगा। इसीलिए पूरी दुनिया में हाइड्रोजन की बात होने लगी है, जो है सोलर की बात होने लगी, तमाम तरह के प्रयोग चल रहे हैं दुनिया में। लेकिन एक उसके लिए एक पॉलिसी बन रही है ना, एक बातचीत हो रही है, शुरुआत हो रही है। अभी एक इंजन शुरू करने की बात हो रही है कि जो हाइड्रोजन चलेगा, एक दो इंजन शुरू भी हो चुके हैं। गडकरी जी खुद ही हाइड्रोजन की गाड़ी खुद बताते हैं कि वो हाइड्रोजन की गाड़ी में चलते हैं। तो जब तकनीक आती है तो उसके लिए एक नीति बनती है, और नीति में ये भी तय होता है, पहले तो एक्सपर्ट से बात होती है, उसके बाद तय होता है कि कितने सालों में, कितने वर्षों में हम उसको लागू करेंगे। ये निर्णय हाथ बढ़ा रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में अगर आपने लोगों को संतुष्ट नहीं किया तो आपके लिए शासन करना आगे परेशानी का सबब बनेगा। संतोष जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अच्छा, आने वाले 5-10 सालों में क्या E20 भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा, या सीधा सीधा एक सरकार का फेलियर होगा? ये आपके हिसाब से क्या है ऐसा? देखिए, अभी ये प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है, तो इसको पूरी निश्चित तौर पर भविष्यवाणी करना उचित नहीं है, और शोभा भी नहीं देता हम लोगों को कि हम लोग भविष्यवाणी करें कि ये असफल ही रहेगा या सफल होगा। जी, इतने केसेस आ रहे हैं, लोग इतना अगेंस्ट है इस चीज के, इतनी लोगों को बता रहे हैं कि उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, इतने प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, तो आगे 5-10 सालों में इसका क्या होगा? क्या सरकार को ये चीज वापस लेनी चाहिए, बंद करना चाहिए? देखिए, ईंधन भारत की बहुत बड़ी जरूरत है, और दुनिया की एक बहुत ही तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हो गए हैं, और ईंधन एक तरह का ब्लड है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारी समृद्धि के लिए। तो निश्चित तौर पर नए प्रयोग होंगे। आदरणीय दुबे जी ने हमारे कहा कि पेट्रोलियम कम हो रहा है, फॉसिल फ्यूल कम होगा, चाहे वो कोयला है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो कम होंगे। जियोपॉलिटिक्स का अलग से उस पर असर होगा, जैसे वेनेजुएला में अमेरिका ने अटैक किया और रातों रात मादुरो को उठा ले गए। कल को हो सकता है समीकरण कुछ ऐसे बदलें कि दूसरा 3 पॉकेट्स हैं बड़ी बड़ी फॉसिल फ्यूल के, दक्षिण अमेरिका, जो मध्य पूर्व का इलाका है, उत्तरी अफ्रीका का, और ये जो मिडिल ईस्ट का, खासतौर पे ईरान और सऊदी अरब और इराक का जो क्षेत्र है। तो 3 बड़े पॉकेट्स हैं जो फॉसिल फ्यूल के सेंटर्स हैं। पहले पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है वेनेजुएला में, वो छोड़ने वाला नहीं है आसानी से। कल मिडिल ईस्ट में उसका दूसरा निशाना है। अगर ये जो बड़े जो फॉसिल फ्यूल के पॉकेट्स हैं, अगर वो खत्म भी नहीं हुआ लेकिन किसी के नियंत्रण में भी चला गया, तो हम लोग 50-100 साल की जो स्थिति है, हो सकता है अभी 5 साल बाद देखने को मिल जाए। तो ये कोशिशें कि नए जो विकल्पों की तलाश की जाए, बिल्कुल गलत नहीं है, कोशिशें करनी चाहिए ताकि निर्भरता कम हो। और हम 80-90%, 85 से 90% जो क्रूड बाहर से मंगाते हैं, हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन एक फिर से वही सवाल उठता है कि जो तरीका है वो चीजों को सही और गलत सिद्ध कर देता है। चीन ने, आप समझिएगा, चीन ने जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया है बहुत ही सुचारू तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, 5 मिलियन बैरल
जो पेट्रोलियम का जो कंजम्पशन है वो कम हुआ है चीन में। इसके अलावा चीन की स्ट्रेटेजीज मल्टीपल लेवल पर हैं, हमारी भी मल्टी लेवल पर एंगेजमेंट्स हैं। हम 42 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड, तो अच्छी बातें हैं। लेकिन एक तरह से ये जो थोप देना उचित नहीं है, ये बड़े बड़े निर्णय होते हैं और इसका कोई ऐसा नहीं कि हम सरकार की मुखालफत कर रहे हैं यहाँ बैठकर, इसके गलत प्रभाव भी हो सकते हैं। मान लीजिए अभी इन्होंने E20 इंट्रोड्यूस किया है, हम इसको काल्पनिक तौर पर मान रहे हैं, हाइपोथेटिकल सोच रख रहे हैं कि अगर ये नेगेटिव चला गया बहुत ज्यादा तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। कोरोना और मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है, यूक्रेन रशिया का जो वॉर है, तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव मैसेज जाएगा दुनिया में, जो इन्वेस्टर्स के सामने है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है दुनिया की, उसमें भारत की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव मैसेज ना चला जाए तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी तो ठीक नहीं है। हम उपभोक्ताओं की बात जब पहली दफा आपने सवाल पूछा तो मैंने की, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम उनका भी पक्ष रख रहे हैं। तो प्रयोग के लिए बहुत जरूरी है कि जो स्टेप बाय स्टेप जो चरणबद्ध तरीके से है, जो वैज्ञानिक तरीका है, उसके आधार पर प्रयोग किया जाए। उपभोक्ताओं के हित में यही जरूरी है कि सारे विकल्प खुले हों। अमर्त्य सेन जी कहते हैं, वो भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, वो कहते हैं कि हम स्वतंत्र तभी हैं जब हमारे पास साइकिल भी है और कार भी है। हमारे पास अकेले कार है तो हम स्वतंत्र नहीं है, यानी कि हमारे पास विकल्प की उपलब्धता ही आजादी है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते पेट्रोल पंप पर हम आप सभी लोग जाएं तो हमारे पास सामने 3-4 सिस्टम्स हों कि हम कौन सा लेना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है। थोप देना ठीक बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोष समस्या में है, इसमें मेथड ही समस्या है। एथेनॉल का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हम दुनिया की अभी भी बहुत बड़ी आबादी, हमारी 50% से ज्यादा आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। हमारी कुल जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसका 43.7% इलाका कृषि योग्य है। भारत अभी भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा योगदान है। हो सकता है जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हो, लेकिन जो आम आदमी जिससे रोजगार प्राप्त कर रहा है, जिससे आधी से ज्यादा आबादी का जिस जीविकोपार्जन हो रहा है, वो कृषि है। अगर कृषि कोई उत्पाद उद्योग में एथेनॉल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है तो कृषकों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन समस्या यही है कि जो नीयत है वो साफ होनी चाहिए, लोकतांत्रिक पद्धति होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए, सभी के हितों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमारे ये जो सीनियर सर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने बात रखी है, संवाद कम्युनिकेट करना है। लोकतंत्र परसुएशन पर बिलीव करता है, कोएक्शन पे नहीं। लोकतंत्र में आपको लोगों से बातचीत करनी। कितने बड़े बड़े कानून इस देश में बने, अचानक तो नहीं बने। कृषि कानूनों को लेकर भी यही समस्या हुई थी। तो ये सरकार की टेंडेंसी रही है कि ये अपने आप को मुश्किल में इसलिए डालती रही है कि इन्होंने थोपने पर यकीन किया है परसुएशन के बजाय। लोगों का विश्वास हासिल करें। मतदान करना ही पर्याप्त नहीं कि लोगों ने मतदान कर दिया, आपको चुन लिया। आपको बार बार हर विषय के प्रति लोगों के तक जाना चाहिए। हम ब्रिटेन से हमारी राज्य व्यवस्था बहुत प्रभावित है। आपने ब्रेक्जिट का विषय देखा, ब्रिटेन में किस तरह से डिबेट डिस्कशन चलते रहे, सालों चलते रहे, तब वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जहां जहां भी हैं, हमारे देश में भी है, तो हमें एक जो मैथडोलॉजी है वो डेमोक्रेटिक चुननी चाहिए और सभी स्टेक होल्डर्स का हित हो ना। अगर हम खाली इंडस्ट्रियलिस्ट के हित की बात करेंगे या खाली सरकार के हित की बात करेंगे तो मुश्किल में हालात पैदा होंगे। लेकिन जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो उपभोक्ताओं को मिले, सर्वोच्च प्राथमिकता वी द पीपल को मिले, हम भारत के लोगों को मिले। सदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, विजय जी, नवल जी, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सवाल है कि इस पूरे विवाद पर सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है, सरकार की छवि का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का, या आम उपभोक्ता के भरोसे का? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।